अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अरहर की फसल से अच्छी उपज हेतु पौध सुरक्षा उपाय, अच्छी उपज हेतु टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम, जिन किसान भाइयों ने अरहर की फसल लगा रखी है उनकी फसल इस समय पुष्पन और फली बनने की अवस्था में होगी और इन अवस्थाओं पर फसल में अनेक प्रकार के कीट और रोग देखने को मिलते हैं, जिनका समय से नियंत्रण अगर नहीं किया गया तो उत्पादन में कमी आती है। तो किसान भाइयों, आप इन कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज। किसान भाइयों, अरहर की फसल इस बार भी आपने देखा पानी की कमी रही, वर्षा नहीं हुई पर्याप्त मात्रा में, फिर भी अरहर की फसल खेतों में लहलहा रही है। वजह इसकी ये है कि इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाती है और काफ़ी नीचे से ये नमी लेकर के अधिक से अधिक उपज दे पाती है। जब आप अरहर इस समय पे अगर आपने अरहर लगाया होगा तो इस समय उसमें फूल और फली आने शुरू हो गए होंगे, चाहे वो मध्यम अवधि की हो, देर की हो। जो जल्दी तैयार होने वाली किस्में हैं वो काटने लायक हो गई हैं। अभी हमें ये ध्यान देना होगा कि जो फली लग रही हैं उस पे कीड़े मकोड़े का प्रकोप नहीं हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि हमारे जो अरहर की जो फसल है वो कई बार सूखने लगती है। जो पहली वजह है कीड़े लगने वाली, जो आप फली छेदक कीट आप जो देखते हैं, जो फली को बर्बाद करते हैं और उपज कम हो जाती है, उसका समाधान ये है कि आप ऐसी किस्मों का चुनाव करें जिसमें ये बीमारी नहीं लगती है। और अगर आपको बचाव करना है तो आधे खेत में जब आधे फूल आते हैं उसके बाद उसको मोनोक्रोटोफास दवा से आप छिड़काव करें। ये 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा मिला करके छिड़काव करें और उसके 10 से 12 दिन के अंतराल पे इंडोक्सा कार्ब एक दवा आती है, उसका छिड़काव करें 1 लीटर पानी में आधा मिलीलीटर दवा मिला करके। अगर ये आप 2 से 3 बार ये छिड़काव करेंगे तो उसका आना कम हो जाएगा, उस तरह के कीड़ों का आना कम हो जाएगा और उपज अच्छी मिलेगी। लेकिन ध्यान ये देना होता है कि फूल जब आना शुरू हो तभी दवाओं का बदल करके, लगातार एक बार एक ही दवा का इस्तेमाल नहीं करना है, बदल के दवाओं का इस्तेमाल करना है ताकि ये बीमारी नहीं आवे और उपज अच्छी मिल सके। उकठा रोग, जिसे हम विल्ट भी बोलते हैं, उकठा रोग से बचाव के लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि जो किस्में जिसमें ये बीमारी आती है उसको आप ना लगाएं और खेत में बदलाव करें। हर 2-3 साल के बाद राहड़ की फसल के बदले कोई दूसरी फसल लें। आप लगातार एक ही खेत में राहड़ की फसल नहीं लगाएं, उससे ये उकठा रोग की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं
जिसमें ये बीमारी नहीं आती है। अगर आपका खेत वो उकठा रोग आपके खेत में बार बार आ रहा है तो बहार किस्म है उसका चुनाव आप नहीं करें, क्योंकि उसमें ये समस्या होती है। बिरसा अरहर एक है उसका चुनाव करें, या फिर जो दूसरी अन्य किस्म है उसका आप चुनाव कर सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि बाझपन रोग भी आते हैं। किसी खास किस्म आपने लगाया हुआ है, उसमें अगर बाझपन रोग है, उसमें पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं और हरापन में भी कमी आती है, तो अगर ये शिकायत होती है तो उस किस्म का आप तुरंत बदलाव करें और ऐसे पौधे जो मिलते हैं उन्हें वहाँ खेत से उखाड़ करके उसको तुरंत ही नष्ट कर दें। आपको प्रबंधन पे ये ध्यान देना होगा कि इस समय खेत में नमी रहे, इसलिए और ख़ास ध्यान ये देना होगा कि आपके जो पौधे हैं उस पे अगर नमी की कमी दिख रही है तो 0.02% यूरिया का छिड़काव पत्तियों के ऊपर, फूलों के ऊपर हमारे किसान भाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इससे पौधे अच्छे विकसित होते हैं और फलियों पे इसका बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। 0.2% यूरिया का छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी आय हेतु पॉली हाउस का उचित रखरखाव, देखरेख और प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई पॉली हाउस में विभिन्न प्रकार के सब्जियों और फूलों की खेती कर रहे हैं, उन्हें पॉली हाउस के रखरखाव और प्रबंधन की जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिससे कि आप इसके रखरखाव लागत को कम करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो किसान भाइयों, पॉली हाउस का प्रबंधन किस प्रकार से करना है, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय पूसा, जिला समस्तीपुर के कृषि अभियंता SK निराला से। पॉली हाउस को केयर और मेंटेनेंस करने के लिए हम सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि जो पॉली हाउस जो बनाते हैं उसका डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि गटर की जो डायरेक्शन होती है उसमें वह नॉर्थ और साउथ होना चाहिए, ताकि जनरली जो हवा चलती है पूर्व से पश्चिम चलती है तो हवा जो है आसानी से उसके ऊपर से आर पार हो जाए, उसको स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और यह भी है अपरान की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 1 से 1.5 मीटर होती है। पॉली हाउस को देखभाल में हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो उसकी जो डोर होते हैं वो डबल डोर पॉली हाउस का बनाना बहुत ही एसेंशियल है। डबल डोर में हमको यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट डोर हम खोल करके अंदर करेंगे, जब हम उस स्पेस में पहुंच जाएंगे तो फिर फर्स्ट डोर को बंद करके तब सेकेंड डोर को खोलेंगे। और यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बीच का जो स्पेस है, सेकेंड डोर और फर्स्ट डोर का जो स्पेस है उसको हमेशा जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट से छिड़काव करके रखेंगे, ताकि कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर नहीं जा पाए, वहां तक पहुंचे। फर्स्ट डोर खुला हुआ रह जाएगा तो सेकेंड डोर को हमेशा बंद रखना है, और उस स्पेस में अगर कोई भी इंसेक्ट पहुंचेगा तो जो उसकी जो है वो वहीं पर वो समाप्त हो जाएगा। और हमको टेम्परेचर को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है वो सब हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए और ज्यादा करने के लिए वो निर्भर करता है कि आपका मौसम किस तरह से है। जैसे कि ठंडी के दिन में खास करके जो है बहुत बाहर में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो पॉली हाउस में क्या होता है कि बाहर के अपेक्षा हमेशा जो है नेचुरली हमेशा जो है वो 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा ही होता है, क्योंकि पॉलीथीन जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेजिस्टेंस पॉलीथीन होती है, जो उसमें सनलाइट की जो वेवलेंथ चली जाती है वो बाहर नहीं निकल पाता है। इसी कारण क्या होता है कि हमेशा गर्म रहता है। तो ठंडी के दिन के लिए तो वो बहुत ही फेवरेबल है, लेकिन गर्मी के दिन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसको प्लांट के अनुकूल ठंडा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, चारों तरफ के कर्टन के पोर्शन को ऊपर उठा देते हैं और उसके अंदर गर्म हवा
हो जाती है तो गर्म हवा हल्की होती है ठंडी हवा से, तो गर्म हवा ऊपर की ओर जो टॉप वेंटिलेशन होता है उसमें, उसके हिसाब से वो ऊपर निकल जाता है। और उससे भी कंट्रोल अगर नहीं हो पाती है ठंडी तो फिर हम फॉगर चलाते हैं। फॉगर के अलावे भी जो है उसमें प्रोविजन होता है शेड नेट का, तो शेड नेट हम बिछा देते हैं। अगर ज्यादा आपके यहाँ टेम्परेचर की बढ़ोतरी है तो आप जो है डिफरेंट शेड नेट की जो शेडिंग होती है वो करते हैं। ऐसे 50% शेड नेट के लिए जो वो रिकमेंडेड है और नेचुरली वेंटिलेटेड हमारे यहाँ जो है वो सक्सेसफुल है। ऐसे पॉली हाउस बहुत तरह के होते हैं, नेचुरली वेंटिलेटेड होता है, फैन पेड कूलिंग सिस्टम होता है, लेकिन बिजली उसके लिए जो है बहुत एसेंशियल होता है। इसलिए हमारे यहाँ बिजली की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बिजली को देखते हुए हम लोग जो है नेचुरली वेंटिलेटेड को ही रिकमेंड करते हैं कि किसान नेचुरली वेंटिलेटेड को अडॉप्ट करे और अधिक से अधिक जो है वो अपना मुनाफा लें। और पॉली हाउस को ध्यान में यह भी रखना है कि जो हम बनाएंगे वह साइड जो है वो पॉल्यूशन फ्री होनी चाहिए। इसकी जो प्लास्टिक की जो स्ट्रेंथ होती है, यूवी स्टेबलाइज्ड जो पॉलिथीन होती है, इसकी स्ट्रेंथ तो वो 2 से 3 साल होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो ये 4 से 5 साल तक चलती है। तो क्या होता है, ज्यादा दिन हो जाने पे इसकी जो पॉलिथीन सीट होती है उसमें डस्ट वगैरह सब आ जाते हैं, तो उसके लिए हमको सर्फ की घोल बना करके उसको जो है अच्छी तरह से साफ कर देंगे तो फिर वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जो सनलाइट है वो सनलाइट आसानी से अंदर आ जाएगा। इस तरह से उसके अंदर जो है पौधे जो है बहुत अच्छी तरह से फलवार देना शुरू हो जाएगा और अच्छी हरा भरा रहेगा। तो ये सब जो है विशेष चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉली हाउस को हम किस तरह से मेंटेन कर सकें। ये भी बता दें कि पॉली हाउस में कभी भी जो है हम फ्लड इरिगेशन मीन जैसे हम बाहर की खेती करते हैं उस तरह से सिंचाई को नहीं देना है। सिंचाई हमेशा जो है वो ड्रिप इरिगेशन से देना है। ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि उसका जो जड़ होता है वो अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब करता है और वो हल्का हल्का ही मॉइस्चर आता है। ज्यादा मॉइस्चर उसके अंदर हो जाने पे फिर उसमें फंगस आना शुरू हो जाएगा और फिर उसको मेंटेन करने में बहुत ही परेशानी हो जाएगी। जो होता है वो भी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके एरिया में अगर ज्यादा कभी कोई बारिश हो जाती है तो फिर क्या होगा कि उससे उस फाउंडेशन नहीं रहने से जो है क्या होगा, पानी अंदर घुस जाएगा। जब पानी अंदर घुस जाएगा तो फिर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पॉली हाउस के अंदर में पड़ेगा, चूंकि जल्दी सूखेगा नहीं, फिर आपका क्रॉप कल्टीवेशन सही समय पर नहीं हो पाएगा। तो चूंकि वो ओपन रहता नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा जो है आप परेशानी में पड़ जाएगा। इसलिए जो है उसके इस तरह से हम बेस बनाएंगे कि बाहर का पानी पॉली हाउस के अंदर कभी घुस नहीं पाए। और पॉली हाउस में यह भी ध्यान रखना है कि एक बार अगर कीड़ा उसके अंदर घुस जाएगा तो फिर उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से, बहुत फास्ट ग्रोथ से होता है। तो फिर पॉली हाउस में लगे हुए फसल को कंट्रोल करना बहुत ही परेशानी के काम हो जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़ी नहीं प्रवेश कर जाए। प्रवेश जब करे, 1-2 कीड़े रहे, उसी समय उसको चाहे कि हम कंट्रोल कर लें। फिर कंट्रोल हो जाएगा तो फिर आसानी से पौधे जो है हरा भरा रहेगा और आपको जो है मनचाहा जो है उसे बेनिफिट मिल सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी उपज हेतु टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जो किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्था पर होगी और इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर रोग और कीटों का प्रकोप भी देखने में आ रहा है और इनका नियंत्रण अगर नहीं किया गया तो फसल से कम उत्पादन प्राप्त होगा। तो आप इन रोग और कीटों का नियंत्रण कैसे करेंगे, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी से। प्रचुर मात्रा में की जाती है और सर्वाधिक लाभ भी टमाटर की खेती से हमें देखने को मिलता है। टमाटर एक ऐसी संवेदनशील फसल है कि यदि उसमें कीड़ों का या बीमारियों का अगर संक्रमण हो गया तो सर्वाधिक नुकसान देखने को मिलता है और उस क्षति को बचा पाना कठिन होता है। वर्तमान स्थिति में अभी टमाटर ये रोपे पौधे लगाए गए हैं जिनमें
कुछ जगह ही देखने को मिला है कि पौधों में पर्णकुंचन, जिसे हम लीफ रोल कहते हैं, पत्तियों का मुड़ना कहते हैं, ये देखने को मिल रहा है। ये एक विषाणुगत बीमारी होती है और इन विषाणुओं को फैलाने में एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, हापर्स और सफेद मक्खी जैसे जो चूसने वाले कीड़े हैं, यदि इनका संक्रमण खेत में हो गया तो ये विषाणुगत बीमारी, जो लीफ रोल, लीफ कर्ल जैसी जो बीमारियां हैं, इनको फैलाने में ये मदद करते हैं। सबसे पहले कृषक भाइयों को चाहिए कि ऐसे रोगग्रस्त पौधे जिसमें पत्तियों में पर्णकुंचन हो, उनके शीर्ष भाग को अच्छी तरह से काट करके किसी गड्ढे में गाड़ दें या जला दें और इसके बाद कोई ऐसा प्रभावशाली कीटनाशक दवा जैसे DDVP, जिसे हम नुआन कहते हैं, या इमिडाक्लोपिड कहते हैं, जिस 10 ml दवा प्रति 15 लीटर पानी एक टंकी में घोल करके उसको अच्छी तरह छिड़का लें और इसके साथ साथ उसमें सल्फेक्स दवा का निश्चित रूप से मिश्रण अवश्य करें। सल्फेक्स 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर का इसमें कॉम्बिनेशन अपनाना चाहिए और यदि सल्फेक्स दवा का मिश्रण हम किसी कीटनाशक दवा के साथ करके देते हैं तो हम देखेंगे कि टमाटर में विशेषकर जो पर्णकुंचन की समस्या है वो नहीं आएगी। दूसरी भयावह स्थिति देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं पत्तियों की अगेती और पछीती अंगमारी। जब कभी अगेती अंगमारी का प्रकोप होता है उसमें पत्तियों के ऊपर काले रंग के गोले गोले धब्बे बनते हैं और रिंग पर रिंग बनते हुए, जिस तरह अंगूठी होती है उस तरह रिंग बनता हुआ काला दाग बनता है और पत्तियों को झुलसा देता है। इसे हम अगेती अंगमारी कहते हैं। इसी तरह से जब पछेती अंगमारी, जिसे लेड ब्लाइट कहते हैं, उसका संक्रमण होता है तो ये फाइटोथोरा नामक फफूंद से होता है और इसका संक्रमण होने पर पत्तियों में त्रिभुज के आकार के तिकोने रंग के दाग बनते हैं, जिससे कि पत्तियों के जो शीर्ष भाग हैं या पत्तियों के किनारे हैं उनको झुलसा देता है, तनों को झुलसा देता है और सर्वाधिक नुकसान इस बीमारी से देखने को मिलता है। इसलिए कृषक भाइयों को चाहिए कि जहां कहीं भी फाइटोथोरा या लेड ब्लाइट जिसे कहते हैं उसका संक्रमण देखने को मिले, पत्तियों के ऐसे रोगग्रस्त भाग को काट करके किसी गड्ढे में गाड़ दें, जला दें और शीघ्र ही शीघ्र एक दवा आती है जिसका नाम है रिडोमिल MZ या रिडोमिल गोल्ड या मेटालेक्सिल, तो 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से इसका अच्छी तरह से घोल बना लें और टमाटर के खेत में अच्छी तरह से इसका हम छिड़काव करें तो आप देखेंगे कि इस तरह की समस्या जो लेड ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट की आएगी उससे आप अपनी फसल को आसानी से बचा सकते हैं। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि टमाटर के पौधों में वृद्धि नहीं होती, पौधे छोटे होते हैं, सब कुछ देने के बाद भी उनमें बढ़वार नहीं आती। इसका मतलब कि निश्चित रूप से ऐसे पौधों में निमेटोड का इन्फेक्शन होता है, जो रूट गॉल या रूट नॉट के नाम से इस बीमारी को हम जानते हैं। ये लगातार यदि किसी जमीन में हम टमाटर की खेती करेंगे जहां पर कि निमेटोड का इन्फेक्शन है तो निश्चित तरह से इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए जब हम खेत में पानी दें तो जला हुआ मोबियाइल या मिट्टी का तेल, उसका भी हम पानी में मिश्रण करके लगभग 2 से 3 लीटर जला हुआ मोबियाइल, उसके साथ 2-3 लीटर मिट्टी के तेल मिला करके और किसी पानी के सोर्स के पास जहां से पानी खेत में जाता है उसे दें तो आप देखेंगे कि इस निमेटोड के इन्फेक्शन को आप आसानी से रोक सकते हैं। इसके साथ साथ क्लोरोपाइरीफास दवा, जिसका कि हम सॉइल ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, नेमागॉन, नेमाफॉस, EDCT जैसे मिक्सचर्स या नेमेटिसाइड्स होते हैं, बहुत स्पेसिफिक दवाइयां हैं, इनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि ये देखने को मिलता है कि टमाटर के फल आने के बाद पकने के पूर्व फलों का फटना शुरू हो जाता है और उनके डंठल वाले भाग से ही वो टमाटर फटने लगते हैं। कभी कभी पूरे फलों में दाग बन जाते हैं। तो जब टमाटर के फटने की शिकायत हो, इसका मतलब ये है कि वहां पर एक बोरान तत्व की कमी है और उस पोषक तत्व की कमी से टमाटर के फटनों की शिकायत आती है। इसलिए बोरेक्स दवा 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका अच्छी तरह सोल्यूशन बना लें, अच्छी तरह से घोल बना लें और टमाटर के फलों के ऊपर शीर्ष भाग में इसका अच्छी तरह से छिड़काव कर लें तो टमाटर के जो फलों के सड़ने की समस्या है या फलों के जो फटने की समस्या है उसका भी आसानी से निदान हो जाएगा और बाजार में अच्छी उनको कृषक भाइयों को इसकी कीमत मिलेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमारे देश में उन्नत महिषवंशीय पशुओं की जो नस्लें हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ।
भैंसों की जो प्रमुख नस्लें हैं उनमें जो प्रमुख नस्ल है वह है मुर्रा नस्ल। यह मुर्रा नस्ल की जो भैंस है यह हरियाणा राज्य के रोहतक, जिंद, हिसार आदि जिलों में पाई जाती है। वहाँ से हमारे पशुपालक भाई इस भैंस को ला करके इन मुर्रा भैंसों का लालन पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस मुर्रा भैंस की जो विशेषता होती है वह यह होती है, यह काले रंग की होती है। इसके जो सींग होते हैं घुमावदार होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनकी शारीरिक जो वजन होता है वो 400 से 500 किलोग्राम के बीच में होता है। आयन पूर्णतः विकसित होते हैं, चारों थन समान होते हैं और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वह 5 लीटर से 7.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से आंका गया है। और यह भैंस की जो नस्ल है भारतवर्ष की सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है और इसे भारत का गौरव भी कहा जाता है भैंस के नस्लों के मामलों में। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी उपज हेतु मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त गुड़ बनाने की वैज्ञानिक तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।